नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि राजीव गुलेरिया अपने 30 साल पुरानी यादों के बारे में ही सोच रहा था। उन यादों के में सोचते हुए वो यही देख रहा था कि जब अंजलि को वहां पर कुछ लोग उठाकर लेके जा रहे थे, जब स्वाति की नज़र उन पर गई तो वो उनके पीछे भागते हुए बाहर की तरफ आ गई। और स्वाति ने देखा कि ये तो वही आदमी था, ये तो वही लड़का था जिसने उसे यहाँ पर आने के लिए, इसे रेसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उससे कंपटीशन करने के लिए कहा था। ये देखकर अब स्वाति उनके पीछे ही दौड़ने लगी। अब उन सब के पीछे अब तक राजीव और करण भी भाग रहे थे। तभी स्वाति ने देखा कि वो लोग अंजलि को एक गाड़ी में बैठाकर कहीं लेकर जा रहे हैं। स्वाति ने जल्दी से अब उस गाड़ी के पीछे भागने लगी। राजीव ने करण को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। करण गुलेरिया समझ गया था, इसलिए वो अब तीनों ही जल्दी से भागने लगे। अब तक करण जल्दी से पार्किंग एरिया में गया और फिर अपनी गाड़ी लेकर आ गया था। स्वाति ने उस गाड़ी का नंबर प्लेट देख लिया था जिसमें वो लोग अंजलि को लेकर जा रहे थे। अब तक करण भी गाड़ी लेकर वहां पर स्वाति के सामने आ गया था, क्योंकि राजीव गुलेरिया के इशारा करते ही करण गुलेरिया वहां से भागकर गाड़ी को ही लेने के लिए चला गया था। स्वाति और राजीव दोनों ही अब गाड़ी में बैठ जाते हैं। करीब आधे घंटे तक पीछा करने के बाद करण गाड़ी को रोक देता है और फिर वो देखता है कि वो सब एक पुराने गैराज में अंजलि को लेकर जाते हैं। अब वो स्वाति से कहता है, पहले तुम जाओगी फिर हम दोनों आते हैं। करण की बात को सुनकर स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो गाड़ी से उतरकर सीधा ही उस गैराज की तरफ जाने लगती है। जैसे ही स्वाति उस गैराज के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर वो लड़का अपने आदमियों से कहता है कि ये लो, तुम जिसका जितना भी मन करे इसके साथ रहना। ये बात सुनकर तो स्वाति का गुस्सा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि सच में वो आदमी और उसका वो इतना गंदी सोच का हो सकता था। स्वाति ने भी इसके बारे में सोचा नहीं था और अब वो फिर उस लड़के को एक पंच मार देती है। जैसे ही स्वाति उस लड़के को पंच मारती है तो वहां से 40 से 50 लोग एकदम से वहीं पर आ गए थे। अब तक करण और राजीव भी वहां पर आ गए थे। राजीव ने भी वो घटिया बात सुन ली थी जो यहाँ पर उसे लड़के ने अपने आदमियों को बोली थी, इसलिए राजीव के भी गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं था। राजीव का गुस्सा भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तब राजीव ने सीधा ही जाकर उस लड़के के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था जिसने स्वाति को चैलेंज दिया था। और यहाँ पर अब तक करण और स्वाति दोनों ने ही मिलकर उन आदमियों को कुछ ही सेकंड में मार गिराया था। और अब स्वाति की नज़र अब उस आदमी पर थी जो राजीव से मार खा रहा था। वो राजीव के द्वारा मार खा कर वो आदमी अधमरासा हो गया था। अब स्वाति जल्दी से उस आदमी के पास गई और उसके सीने पर राजीव गुलेरिया के साथ साथ एक जोर से ही लात मारी। इस बार वो आदमी जोर से चीखने लगा। इससे पहले कि स्वाति उसे और भी मारती, स्वाति ने देखा कि पहले ही राजीव ने उस आदमी के दोनों ही हाथों की हड्डियों को तोड़ दिया था। राजीव का रिएक्शन देखकर तो स्वाति भी उसे बड़ी हैरानी से ही देख रही थी, क्योंकि राजीव बस उसे लगातार मारता ही जा रहा था। तब उसने देखा कि राजीव ने अंजलि को अपनी बाहों में उठा लिया है, क्योंकि राजीव उस आदमी को मार कर जब राजीव को लगा कि अभी आदमी उठने के भी लायक नहीं है, तब वो जल्दी से जाकर सबसे पहले अंजलि को वहां से उठाता है और फिर वो उसे बाहर की तरफ जाने लगा। राजीव के पीछे पीछे ही अब स्वाति और करण भी चलने लगे थे। स्वाति ने अब करण से कहा, देखो रात के 1 बज रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मुझे और अंजलि दोनों को ही घर जाना चाहिए। अगर किसी ने हम दोनों को देख लिया तो वो बहुत ही सवाल करेंगे कि आखिर हम इतनी रात से कहाँ थे। इससे पहले कि स्वाति आगे कुछ भी कहती, करण ने उसे कहा कि तुम अगर चाहो तो हमारे आउट हाउस में तुम दोनों रुक सकती हो। हम वहाँ पर तुम्हारा रहने का इंतजाम करा देते हैं। करण की बात को सुनकर स्वाति कहती है, अरे नहीं, आप हम दोनों को किसी होटल के पास ही छोड़ दीजिए। वैसे भी आप दोनों ने काफी मदद की है हमारी। स्वाति करण की इस बात पर
स्वाति करण से बस बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर राजीव पर जाती है, जिसने अंजलि को अपनी बगल की सीट में ही बैठाया हुआ था और फिर उसके चेहरे पर पानी छिड़क रहा था। स्वाति ने पास जाकर राजीव से कहा कि रहने दो, जब तक क्लोरोफॉर्म का असर रहेगा वो तब तक बेहोश ही रहेगी, इसको ऐसे उठाने का कोई भी फायदा नहीं है। राजीव, तुम प्लीज हम दोनों को एक होटल में ही ड्रॉप कर दीजिए। ये सुनते ही अब राजीव ने स्वाति से कहा, तुम दोनों हमारे आउट हाउस पर ही आज की रात रुको, वो सेफ है तुम दोनों के लिए। राजीव की बात को सुनकर स्वाति कोई भी जवाब देती इससे पहले ही राजीव ने फिर से कह दिया था कि दोबारा बहस मत शुरू करना, क्योंकि एक बार बहस का नतीजा तो हम देख चुके हैं। चलो अब जल्दी से बैठो तुम दोनों। ये बोलकर अब राजीव करण की तरफ देखने लगा। करण भी अब जल्दी से पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलता है और वो स्वाति से कहता है कि पहले तुम बैठ जाओ। करण की बात को सुनकर स्वाति गाड़ी में बैठ जाती है और उसके बाद करण भी स्वाति के पास में ही बैठ जाता है। सबके बैठने के बाद राजीव ने अंजलि की सीट बेल्ट को थोड़ा सा टाइट बांध दिया, क्योंकि अंजलि अभी भी बेहोश थी। कहीं अंजलि थोड़ा बहुत ब्रेक लगने से उसका मुंह आगे ना लगे, इसलिए उसने बड़े ही ध्यान से अंजलि को वहां पर सीट बेल्ट लगा दिया था। और फिर वो उतनी ही स्पीड से गाड़ी चला रहा था कि अंजलि को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ ही देर बाद वो सभी गुलेरिया हाउस के आउट हाउस के सामने आ जाते हैं। यहाँ स्वाति और करण दोनों ही अपनी अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हैं, तो वो राजीव अपनी तरफ का दरवाजा खोलता है और फिर वो जल्दी से भागते हुए अंजलि की तरफ जाकर उसका दरवाजा खोलता है और फिर वो सीट बेल्ट को खोल देता है और फिर बड़े ही आराम से अंजलि को अपनी बाहों में फिर से उठा लेता है और फिर वो करण से कहता है कि गाड़ी को लॉक कर दे। ये कहते हुए ही राजीव अंजलि को अंदर की तरफ लेकर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि चांद की चांदनी अंजलि के चेहरे पर बड़ी जोर से पड़ रही थी। उस रोशनी में भी जैसे अंजलि और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राजीव के कदम वहीं पर एकदम से ही थम जाते हैं और उसकी नज़र वहीं पर चलते हुए अंजलि के चेहरे पर ही थी। तो वहीं करण की नज़र भी स्वाति के चेहरे पर ही रुक जाती है। खुद के ही इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ही करण स्वाति से कहता है कि अंदर चलें। करण की इस बात पर स्वाति कहती है, आज तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जब मैं जीत गई थी तो स्वाति की इस बात पर तो करण उसे हैरानी से ही देखता है। तभी स्वाति अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब लास्ट वीक मैं फुटबॉल मैच तुमसे जीत गई थी तो तुम मेरे लिए क्या लाए थे? आज ऐसा कुछ क्यों नहीं लाए, जबकि आज तो तुम भी जीत गए हो। स्वाति की बात को सुनकर करण कहता है, अंदर चलें। करण की इस बात पर स्वाति हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि एक तरफ जहां पर राजीव गुलेरिया यहाँ पर अंजलि के प्यार में थे, वहीं पर करण गुलेरिया भी स्वाति से बहुत ही प्यार करते थे। हालांकि उन्होंने अभी तक ये शो ऑफ नहीं किया था। तभी उसकी नज़र घर के ही बने गार्डन में जाती है, तो वो देखती है कि गार्डन में तो ज़्यादा ही तरह के ऑर्चिड के फ्लावर हैं। ये देखकर तो स्वाति अब अपना एक हाथ सिर पर दे मारती है और फिर वो करण से कहती है कि तुम्हारे घर में क्या किसी को पसंद है ये फ्लावर? क्योंकि यहाँ पर पूरा ही बगीचा इन ऑर्चिड के फ्लावर से भरा हुआ है। इससे पहले स्वाति के सवाल का जवाब करण देता उससे पहले ही राजीव ने कहा कि कल अंजलि के उठने से पहले ही ये सारे ही पौधे हट जाएंगे, तुम चिंता मत करो। राजीव की ये बात सुनकर तो करण ने फटी हुई आंखों से ही अब उसे ही देख रहा था, क्योंकि जिन पौधों को राजीव गुलेरिया यहाँ से हटाने की बात कर रहा था वो फ्लावर राजीव के सबसे फेवरेट फ्लावर थे। अब तक राजीव अंजलि को लेकर अपने आउट हाउस के अंदर आ गया और वहीं पर बने एक रूम में अंजलि को ले जाकर उसे वहां पर बेड पर लेटा देता है और फिर वो बड़े ही ध्यान से अंजलि को देखता है। अब वो अंजलि के पास बैठने ही वाला था कि तभी उसे स्वाति की आवाज आती है। स्वाति कहती है हम दोनों ही इस रूम में स्वाति कहती है कि हम दोनों ही इस रूम में रहना है। स्वाति की आवाज सुनकर अब राजीव उस रूम से निकलकर बाहर आ जाता है और फिर वो स्वाति से कहता है कि तुम अब अंदर जा सकती हो, क्योंकि स्वाति ने देखा कि राजीव उसके पास बैठ रहा है, इसलिए ही स्वाति ने ये बात कही थी। राजीव की बात को सुनकर अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो उस रूम में चली जाती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ राजीव और करण दोनों ही अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद करण ने राजीव से पूछा, क्या सच में तुम उन ऑर्चिड के पौधों को यहाँ गार्डन से हटवा दोगे?
करण के इस सवाल पर राजीव ने कहा, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, वहाँ भी, गुलेरिया हाउस से भी हटवाना है। मैं कल ही शारदा से कहता हूँ कि वो माली से कहकर उन पौधों को वहां से हटवा दे। अब इन पौधों की कोई भी जरूरत नहीं है। राजीव की यह बात सुनकर तो मानो करण को 440 वोट का झटका लगा था, क्योंकि करण ये तो अच्छी तरह से जानता था कि अंजलि राजीव का क्रश है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उसके लिए सारे ही पौधों को हटवा देगा जो कि उसके फेवरेट हैं। करण ने कभी भी नहीं सोचा था कि राजीव उन पौधों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखवाता था। अगर माली की लापरवाही से अगर एक पौधा भी खराब होता था तो वो उस माली को भी काम से निकलवा देता था। करण ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जो भाई हमेशा से ही लड़कियों के आसपास रहता था, जिसे हर दिन टाइम पास करने के लिए लड़कियां चाहिए होती थी, वो भी कभी किसी से सच्चा प्यार कर सकता था। करण को जब राजीव ने उन्हें हटवाने के लिए बोला तो करण को अपने और अंजलि के प्रति अट्रैक्शन के बारे में करण को उसके और अंजलि के अट्रैक्शन के बारे में बताया था, तो करण ने इस बात को मजाक में उस समय पर ले लिया था। लेकिन आज राजीव के इस बिहेवियर पर जितना करण हैरान हुआ, उतना ही उसे अपने भाई पर प्राउड भी फील हो रहा था। उसे प्राउड फील हो रहा था कि भले चाहे राजीव जैसा भी क्यों ना रहा हो पीछे, लेकिन अब सच में उसके भाई को सच्चा प्यार हो गया है। शायद इसकी वजह से वो बदल जाए। करण ने अब राजीव से कहा, चल भाई सो जाते हैं, रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। करण की यह बात सुनकर तो राजीव भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर दोनों ही भाई बेड पर जाकर सो जाते हैं। कुछ देर में जब सुबह होती है और राजीव का अलार्म बजने लगता है, उस अलार्म से उठने के बाद राजीव अब सीधा ही अपना फोन लेकर बाहर आ जाता है। वो देखता है कि माली आ चुका है। माली अब राजीव के ही दिए हुए उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था जो राजीव ने उसे ऑर्चिड के फूलों के लिए पहले दिए हुए थे, क्योंकि माली भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर इन फ्लावर को कुछ भी हुआ तो शायद उसकी नौकरी यहाँ से गई। माली अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में राजीव की आवाज आती है। राजीव उस माली से कहता है, सुनो, तुम अभी इसी वक्त इन ऑर्चिड के फ्लावर के पौधों को यहाँ से ले जाओ और तुम्हारा जहाँ मन करे इनको वहाँ पर लगा देना, लेकिन ये पौधे यहाँ पर नहीं दिखने चाहिए। राजीव की बात सुनकर तो उस माली के हाथों में जो पानी का कैन था वो वहीं पर ही छूट जाता है, क्योंकि माली को तो खुद भी यकीन नहीं होता कि कभी जो इन फूलों के लिए इतनी डांट लगाता था वो आज खुद इन पौधों को यहाँ से उखाड़ने के लिए बोलेगा। माली को तो मानो वहां पर 440 वोट का एक झटका लगा हो। माली वहां पर ऐसे खड़ा था जैसे ना तो कोई सांस आ रहा हो, वो सिर्फ एक स्टैचू की तरह ही खड़ा था। वो बस अपने मालिक को ही देख रहा था कि तभी राजीव के कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। चीख की आवाज से राजीव समझ गया था कि अंजलि जाग गई है। यह अंजलि कंटिन्यूसली चीख रही थी। यहाँ अब राजीव गुस्से में उस माली से कहता है कि अगर नौकरी की सलामती चाहते हो तो आने वाले 2 मिनट के अंदर ये सारे ही पौधे यहाँ से गायब हो जाने चाहिए। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर तो माली हड़बड़ा गया था, क्योंकि उसे बहुत ही कम समय मिला था इन पौधों को उखाड़ने के लिए, और अब वो जल्दी से उन पौधों को अपनी ट्रॉली वैन में फाड़ कर उन्हें रखने लग गया था। राजीव अब जल्दी से अंदर जाने लगा और फिर वो मेन डोर को बंद कर देता है। तभी राजीव की नज़र अपने रूम से आती हुई अंजलि पर गई, जिसकी छींक की वजह से ही नाक के एकदम टमाटर जैसी हो गई थी उसकी नाक। वो देखकर अब राजीव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि अंजलि के गोरे गोरे गाल पर उसकी लाल नाक को देखकर तो राजीव को इस वक्त अंजलि बहुत ही क्यूट लग रही थी। यहाँ इधर अंजलि का चीख कर बुरा ही हाल हो रहा था। राजीव का तो मन कर रहा था कि वो अभी अंजलि के पास जाए और उसे अपनी बाहों में भर ले। अभी राजीव अपने ख्यालों में ही था कि तभी उसके कानों में अंजलि की आवाज आती है, मिस्टर गुलेरिया, मैं यहाँ पर कैसे, और ये किसका घर है? अंजलि जब कोई शब्द कहती उसकी छींक आने लग जाती। राजीव को अंजलि की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी राजीव अंजलि से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई इस एलर्जी की मेडिसिन है क्या, जिससे तुम्हारी छींक अभी के लिए बंद हो सके?
राजीव की ये बात सुनकर तो अब अंजलि कहती है वो मेडिसिन मैं साथ में नहीं लाई हूँ, वो मेरे घर पर है। अंजलि की ये बात सुनकर तो राजीव को इस वक्त अंजलि उस बच्चे की तरह लग रही थी जो मेडिसिन खाने में नखरे करता हो। अंजलि की ये बात सुनकर तो राजीव कहता है तुम इतनी इम्पोर्टेंट चीज भला कैसे भूल सकती हो, क्योंकि ये फ्लावर तो तुम्हें कहीं भी दिख जाएंगे ना। राजीव अब अंजलि से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके कानों में स्वाति की भी आवाज आती है कि राजीव यू जस्ट रिलैक्स, अंजलि की मेडिसिन मेरे पास है। ये कहते हुए ही स्वाति अपना हाथ में ली हुई मेडिसिन को अंजलि को खिला देती है और फिर जल्दी से ही टेबल पर उसे रखे हुए जार को उठाकर उसमें से एक गिलास पानी भरकर डाल लेती है और फिर उस पानी को भी अंजलि की तरफ बढ़ा देती है। अंजलि जिसने अभी तक उस मेडिसिन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था वो स्वाति के पकड़ाते हुए पानी के गिलास को लेती है और अभी वो जल्दी से उस दवाई को ले लेती है। और फिर अंजलि स्वाति को कहती है कि थैंक यू डियर। ये बोलते ही दोनों अब एक दूसरे को हक करती हैं। आज पहली बार राजीव को किसी लड़की से जेलेसी फील हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर अंजलि ने स्वाति मल्होत्रा को हक किया था, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाकर राजीव कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके कानों में फिर से स्वाति की आवाज आती है। स्वाति कहती है तुमने रायचंद हाउस से गाड़ी मंगवा ली है तो शायद अब हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए स्वाति मेन डोर को खोलती है तो वो देखती है कि रायचंद हाउस से गाड़ी आ गई है। यहाँ स्वाति राजीव से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए और हाँ, कल रात के लिए थैंक यू सो मच, तुम दोनों ने हमारा इतना साथ जो दिया था। ये कहते हुए ही स्वाति अब अंजलि का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी कि तभी उसकी नज़र गार्डन में जाती है तो वो फटी हुई आंखों से बस कभी गार्डन को देखती है तो कभी अपने पीछे खड़े राजीव को देखती है। स्वाति को यहाँ पर समझ आ गया था कि सच में राजीव गुलेरिया ने उन सारे ही पौधों को उखड़वा दिया था। स्वाति जानती थी कि अभी कुछ घंटे पहले ही स्वाति ने इस गार्डन में ढेर सारे ऑर्चिड के पौधे देखे थे तो सुबह होते ही वो सब कहाँ गायब हो गए। स्वाति ने राजीव को एक इम्प्रेसिव लुक दिया और फिर वो अंजलि को के साथ बाहर निकल गई और फिर वो जल्दी से अब अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि रायचंद हाउस से गाड़ी पहले ही अंजलि ने मंगवा ली थी। और फिर वह वो ड्राइवर दोनों से ही पूछता है मैडम कहाँ जाना है, इससे पहले कि स्वाति मल्होत्रा हाउस कहती अंजलि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर ड्राइवर से कहा कि चलो रायचंद हाउस चलो। स्वाति अब अंजलि को घूर घूर कर देखती है। ये देखकर अब अंजलि कहती है कि घूरना बंद करो, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो जैसे कि मुझे ही खा जाओगी। ये कहते हुए ही अब अंजलि हंसने लग जाती है कि तभी ड्राइवर जल्दी से गाड़ी को रायचंद हाउस की तरफ ले लेता है। यहाँ अपने आउट हाउस में खड़े खड़े राजीव बस उस गाड़ी को ही जाते हुए देखता है कि तभी राजीव के कानों में करण की आवाज आई, क्या बात है भाई, वो दोनों लड़कियां कहाँ गई। करण की इस बात पर तो राजीव को अपने भाई पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर वो इतनी देर तक सो क्यों रहा था, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए राजीव ने कहा कि क्या हम गुलेरिया हाउस में चल सकते हैं। करण समझ गया था कि अगर उसने कोई भी शरारत की या कोई भी ऐसी बात की तो फिर उसे राजीव के गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए अब वो अपने भाई के सामने चुप रहना ही उसके लिए बेहतर है। इसीलिए राजीव के हाथ का पंच उसको ना लगे, इसलिए कुछ पल के लिए करण वहां पर चुप रहता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि शायद स्वाति और अंजलि अभी यहाँ से जा चुकी है। इसीलिए ही राजीव उसे यहाँ से गुलेरिया हाउस में जाने के लिए कहता है, क्योंकि पिछली रात जब अंजलि और स्वाति यहाँ पर रुके थे तो राजीव और करण भी वहीं आउट हाउस के दूसरे कमरे में जाकर सो गए थे। वो उस रात गुलेरिया हाउस नहीं गए थे। इसलिए अब राजीव की बात पर करण गुलेरिया कहता है, हाँ भाई चलते हैं ना, वैसे भी वहां पर भी तो बहुत सारा ही काम है, क्योंकि शारदा को भी तो कहना होगा ना कि वो गुलेरिया हाउस से सारे ही ऑर्चिड के पौधे हटवा दे। यहाँ से तो तुमने हटवा दिए हैं, और इतना ही नहीं भाई, तुझे तो अपने रूम को भी तो मेकओवर करवाना पड़ेगा। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया कहता है चले हम, क्योंकि करण गुलेरिया इतना कहकर अब राजीव को चिढ़ाना चाहता था।
करण की बात को सुनकर अब राजीव भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। भले ही अभी राजीव को गुस्सा आ रहा था, लेकिन करण की बात भी तो सही थी कि उसे गुलेरिया हाउस में जाकर वहां पर मौजूद पौधों को भी हटवाना था, और साथ में अब अगर वो अंजलि से के साथ अगर सेटल होने की सोचता है तो उसे अपने रूम को का भी मेकओवर ही करवाना ही होगा। और कुछ ही देर में अब दोनों ही भाई अब गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। राजीव अपने इन्हीं सब ख्यालों में ही था कि तभी उसके कानों में आवाज आती है, बॉस आपने अपने आदमी की ये बात सुनकर तो वो बॉस अपने ख्यालों से बाहर आता है, क्योंकि राजीव अभी तक अपने 30 साल के पुराने ख्यालों में था। लेकिन जब वो अपने ख्यालों में था तभी उसका वो खास आदमी पीछे से आकर उसे आवाज लगाता है। अपने उस खास आदमी की आवाज को सुनकर अब वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। बॉस के दिल और दिमाग दोनों में अभी भी अंजलि की ही यादें ताजा थी। राजीव अभी भी सोच रहा था कि उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मिस्टर गुलेरिया से लेकर अब राजीव तक के सफर को तय करने में। कितना खूबसूरत दिन था वो जब अंजलि ने उसे राजीव कहा था, और उसी दिन राजीव ने अंजलि को किस कर दिया था। राजीव अभी भी यही सोच रहा था कि तभी फिर से उसके आदमी की आवाज दोबारा से उसके कानों में आती है। उसका आदमी कहता है, बॉस आप ठीक तो हैं? अपने आदमी की आवाज को सुनकर अब वो बॉस कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात बताओ, क्या आज की पूरी तैयारी हो गई है? राजीव की बात को सुनकर अब उसका आदमी कहता है कि यस बॉस, सब तैयार है। इस बार प्लान में कोई भी गड़बड़ नहीं है। अगर आज सब कुछ सही रहा तो आज ही हमारा राजमहल पर हमें कब्जा मिल जाएगा। अपने खास आदमी की ये बात सुनकर तो आरजी के चेहरे पर भी एक डेविल समाइल आ गई थी। एक तरफ जहां पर बॉस ये सब प्लान कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में रोहित और अनिका दोनों ही अपने बेड पर सो रहे थे कि तभी अनिका को एक सपना आता है कि रोहित एक नदी में डूब रहा है, और अनिका उसे आवाज लगाती है और वो बार बार रोहित से कह रही थी कि मिस्टर मारवा मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन रोहित अनिका से दूर होता जा रहा था। हालांकि रोहित को स्विमिंग आती थी, लेकिन वो नदी इतनी गहरी थी कि वहां पर अब उसके लिए तैरना भारी हो रहा था। या अपने बेड पर ही लेटी अनिका बार बार यही बड़बड़ा रही थी कि तभी रोहित कह रही और साथ में कह रही थी, मिस्टर मारवा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अनिका ये बोल रही थी कि तभी उसके कानों में एकदम से रोहित की आवाज आती है, अनिका सब ठीक तो है ना? रोहित की ये बात सुनकर तो अनिका एकदम से अपनी आंखों को खोलती है और वो सामने रोहित को देखती है, और फिर अब वो जल्दी से रोहित को कसकर उसके गले लग जाती है। अनिका अपने मन में ही सोचती है कि वो आज किसी भी हाल में रोहित को कॉलेज नहीं जाने देगी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि ये मिशन तो मेरा है रोहित, मैं तुम्हें नहीं खो सकती अनिका। क्योंकि इस सपने से ही अनिका इतनी घबरा गई थी कि कहीं रोहित को कुछ ना हो जाए। इसलिए अब अनिका कसकर रोहित को पकड़ती है। अनिका अपने ही ख्यालों में थी कि तभी अनिका के कानों में फिर से रोहित की आवाज आती है, तुम ठीक तो हो ना अनिका? रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर मारवा। अनिका को खुद से अलग करते हुए अब रोहित कहता है कि जरा अपना माथा देखो, पूरा पसीने से भीग गया है। क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, बस ऐसे ही। ये कहते हुए ही अनिका अपने बेड से उतर जाती है और फिर वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। और वहां रोहित अपने बेड पर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि आज हर हाल में उसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में जाना ही होगा। अनिका भी अभी सावर लेकर आ जाती है और फिर वो रोहित के सामने आकर बैठ जाती है। अनिका को इस तरह से देखकर अब रोहित हैरानी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रेडी क्यों नहीं हो रही हो? तुम्हें तो कॉलेज जाना है ना? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका जवाब देती है कि क्या आपने मुझे ध्यान से नहीं देखा? मेरे गीले बाल हैं जो तुम्हें पसंद है। क्या आज तुम मुझे किस नहीं करोगे? अनिका की इस हरकत पर अब रोहित उसे अब बड़ी फटी हुई आंखों से देख रहा था, क्योंकि अनिका को यहाँ पर कॉलेज के लिए निकलना था। रोहित खुद आज कॉलेज के लिए निकल रहा था, लेकिन अब अनिका के इस बात पर अब वो उसे हैरानी से देखता है और फिर वो अनिका से पूछता है
क्या वो ड्रग हमारे रूम में है? तुम ऐसी बहकी बहकी अभी बातें क्यों कर रही हो? रोहित की इस बात पर तो अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, क्या मुझे रोमांटिक होने के लिए मुझे किसी ड्रग की जरूरत है? क्या सच में आपको ऐसा लगता है? ये कहते हुए ही अनिका रोहित के फोरहेड पर किस कर देती है और फिर वो रोहित को कसकर फिर से हक कर लेती है। और फिर अनिका अपने मन में ही सोच रही होती है कि मुझे पता है मिस्टर मारवा, मैं आपको कॉलेज जाने से कैसे रोक सकती हूँ। अनिका भी यही सोच रही थी कि तभी उसके कानों में रोहित की फिर से आवाज आती है, देखो तुम ऐसे ही करोगी तो हम दोनों ही कॉलेज जाने में लेट हो जाएंगे। तुम्हें बहुत ही तुमने बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है। रोहित की इस बात पर अब अनिका कोई जवाब नहीं देती है। वो बस रोहित को कॉलेज नहीं जाने देना चाहती थी। तभी अनिका को अपने ही कंधे पर रोहित के हाथों का स्पर्श होता है। फिर तभी अनिका को एहसास होता है कि रोहित ने अपने दोनों हाथों से अनिका की कमर को कसकर पकड़ लिया है और फिर वो अनिका को अपनी तरफ खींच लेता है। रोहित की नज़र अनिका के होठों पर थी। रोहित ने अपने होठों को अनिका के होठों के पास ले जाकर उसे किस करने लगा। रोहित के इस किस से अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। और फिर कुछ ही देर बाद अब अनिका रोहित के सीने पर अपना सिर रख देती है। जब अनिका रोहित के सीने पर अपना सिर रखती है तो रोहित देखता है कि अनिका के चेहरे पर ही ये सुकून देखकर अब रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। रोहित ने बड़े ही ध्यान से अब अनिका को बेड पर लेटा दिया और फिर वो खुद धीरे से अब शावर लेने के लिए चला जाता है क्योंकि अनिका को फिर से नींद आ गई थी। रोहित जब बाथरूम से बाहर आता है तो बड़े ही ध्यान से बिना किसी आवाज के आराम से रेडी हो जाता है और फिर रोहित सोचता है कि आज एक बार कॉलेज जाने से पहले वो अपने बच्चों को देख ले। रोहित जल्दी से अपने रूम से निकलकर वो जल्दी से 3rd फ्लोर पर चला जाता है और फिर वो बच्चों के रूम के पास जाकर उनके दरवाजे को नॉक करता है। कुछ ही देर में रिया दरवाजा खोलती है और वो अपने डैड को अपने कमरे के बाहर देखकर खुश हो जाती है। फिर वो रोहित को हक कर लेती ही इधर रिया रोहित से कहती है कि वाओ डैड, आप हमसे मिलने आए हैं। रिया अब जल्दी से रोहित का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे के अंदर ले जाती है जहां वो देखता है कि उसके दोनों बेटे चेस गेम खेल रहे थे। रोहित कुछ देर तक बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करता है। वो यहाँ पर दोनों ही बच्चों को चेस खेलता हुआ देखकर उनकी स्किल्स को देखकर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था क्योंकि आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही एक दूसरे को कम्पीट कर रहे थे। फिर वो अपने तीनों ही बच्चों को हक करते हुए वहां से उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। अब वो कहता है कि मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे अभी कॉलेज के लिए निकलना है, इसलिए तुम सब एंजॉय करो। इतना कहने के बाद वो उनके रूम से निकल जाता है और फिर वो एलिवेटर से 1st फ्लोर पर आ जाता है। वहाँ 1st फ्लोर पर फिर वो अपने रूम में आकर सोई हुई अनिका को फिर से देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रोहित अनिका को एक फोरहेड किस करता है और फिर वो बाथरूम से होकर सीधा ही बेसमेंट की तरफ चला जाता है। एक तरफ अनिका ने यहाँ पर प्लान बनाया था कि वो यहाँ से रोहित को आज कहीं भी नहीं जाने देगी, लेकिन अपने इन रोमांटिक पलों के साथ अनिका कब सो गई अनिका को खुद भी पता ही नहीं चला। जहाँ वो देखता है कि इधर दूसरी तरफ अभी तक रोहित भी बेसमेंट में आ गया था। बेसमेंट में आने के बाद रोहित देखता है कि एनी उसका वेट पहले से ही कर रही थी। एनी ने रोहित से कहा, रोहित सर आज आप लेट हैं। एनी की इस बात पर अब रोहित जवाब देता है कि सॉरी, मैं आज लेट हो गया। ये कहते हुए ही रोहित अपनी गाड़ी में बैठता है और फिर रोहित के बगल में एनी बैठ जाती है जो कि अभी भी अनिका गुलेरिया का ही मास्क पहने हुए थी। जल्दी से रोहित अभी अपनी गाड़ी को कॉलेज की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ अपने रूम में सो रही अनिका की जब आंख खुलती है तो उसने देखा कि रोहित कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अनिका अब जल्दी से अपने बेड पर से उठकर बैठ जाती है तो वो अपना फोन देखती है और फिर वो जल्दी से रोहित को कॉल करती है क्योंकि अनिका को भी संदेह हो जाता है कि कहीं सच में रोहित उसके सोने के बाद कॉलेज में तो नहीं चला गया। यहाँ रोहित जब फोन उठाता है तो अनिका उससे पूछती है कि मिस्टर मारवा आप कहाँ पर हैं। अनिका के इस सवाल पर रोहित कहता है कि कॉलेज जा रहा हूँ अनिका, अभी रास्ते में हूँ। और हाँ तुम टेंशन मत लेना, आज तुम्हारी जगह आर्या मूर्ति बनकर क्लास
एनी ले लेगी। रोहित की ये बात सुनकर तो अनिका अपना एक हाथ अपने सिर पर दे मारती है और फिर वो रोहित से कहती है कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं मिस्टर मारवा, मैं थोड़ी ही देर में कॉलेज पहुंच रही हूँ। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि वो साड़ी मत पहनना जो सुबह पहनी हुई थी। यू नो व्हाट आई मीन। रोहित की ये बात सुनकर तो अनिका की नज़र अब उस साड़ी पर जाती है जो वो अपने मन में ही सोचती है कि क्या ये अब पहनने लायक है। अनिका रोहित से कहती है कि मैं थोड़ी देर में ही कॉलेज आती हूँ। ये कहते हुए ही अनिका अपने फ़ोन को जल्दी से कट कर देती है और वो फिर कुछ ही देर में जल्दी से रेडी हो जाती है और फिर अनिका अपनी माँ को एक मैसेज सेंड कर देती है कि माँ क्या वो एंटीडोट रेडी हो गया है। अनिका कॉलेज जाने ही वाली थी कि तभी उसे एक बार बच्चों से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए अनिका भी अपने रूम से बाहर निकलकर अब वो सीधा ही बच्चों के रूम की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर बाद अनिका बच्चों के रूम के बाहर खड़ी होती है और फिर वो दरवाजे को नॉक करने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई दरवाजा खोल रहा है। दरवाजा खोलने के बाद अनिका देखती है कि अलेक्जेंडर ने दरवाजे को खोला था। अलेक्जेंडर ही दरवाजे के पास था। अलेक्जेंडर अनिका को देखकर स्माइल कर देता है और फिर वो कहता है मोम अंदर आइए। अलेक्जेंडर की बात को सुनकर अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो अंदर आ जाती है। अनिका को वहां देखकर तो रिया खुशी से क्लैप करने लगती है और फिर वो आर्यन भी अब अनिका को जल्दी से आकर हक कर लेता है, क्योंकि दोनों ही लड़के रोहित के ज्यादा क्लोज ना होते हुए अनिका से ज्यादा ही क्लोज थे। अनिका भी अब कुछ देर तक अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है और फिर वो थोड़ी ही देर बाद उनके रूम से उन्हें बाय बोलकर बाहर निकल जाती है और फिर वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ अपने बढ़ जाती है। अनिका अब जल्दी से अपने कमरे से बेसमेंट की तरफ आ जाती है। अब बेसमेंट में आने के बाद अब अनिका देखती है कि वहां पर जॉन पहले से ही अनिका का वेट कर रहा था। अनिका को वहां पर देखकर जॉन को वहां पर देखकर अब अनिका जॉन से पूछती है कि जॉन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी अनिका के सवाल पर जॉन जवाब देता है कि अनिका मैडम मुझे रोहित सर ने कहा था कि मैं आपको कॉलेज ड्रॉप कर दूं। अब आप जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए वरना आपको लेट हो जाएगा। जॉन की बात को सुनकर तो अनिका कहती है कि ठीक है जल्दी चलो। अब अनिका और जॉन दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों ही कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ राजमहल में अपने रूम में सो रही आलिशा की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो यहाँ पर बेड पर लेटी हुई थी। अब वो जल्दी से उठकर अपने बेड पर बैठ जाती है और आज रानी आलिशा को खुद पर ही काफी शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि जब रोहित ने रानी आलिशा के ऊपर वार किया था उससे पहले की हर एक बात रानी आलिशा को याद थी कि उसने कैसे रोहित को कल रात किस कर दिया था। अब रानी आलिशा अपने मन में ही सोचते हुए कहती है कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो। आलिशा अपने मन में ही यही सोच रही थी कि भले ही हमारे मन में किंग के लिए जो भी फीलिंग हो, लेकिन हमारी कल रात की हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आलिशा भी यही सोच रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि वो जिस रूम में सो रही थी वो तो आलिशा का पुराना रूम था। आलिशा अब जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल कर आती है और उसे अपने कंधे पर अब काफी दर्द महसूस हो रहा था। जब रानी आलिशा अपने कंधे पर हाथ लगाकर देखती है तो उसे वहां पर कुछ जख्म जैसा महसूस होता है, इसलिए रानी आलिशा अब जैसे ही हॉल से गुजरती है तो वो देखती है कि बड़ी रानी अपने भाई के साथ बैठी हुई थी। आलिशा जल्दी से बड़ी रानी के और उनके भाई के पास जाती है। जब आलिशा उन दोनों के पास जाती है तो तभी वो उन दोनों को ही ग्रीट करती है। अब आलिशा को देखकर तो बड़ी रानी के भाई कहते हैं कि क्या तुम हमारे राजमहल के रीति रिवाजों को भी बिल्कुल ही भूल गई हो। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं कल से यहाँ पर आया हूँ और तुम्हें यहाँ पर मेरा स्वागत करने की बजाय तुम तो मुझे कल से अब जाकर शक्ल दिखा रही हो। आखिर तुम हमारे राजमहल के रीति रिवाजों को कैसे भूल सकती हो। वहां पर उस इंसान की बात को सुनकर अब रानी आलिशा जवाब देती हैं कि मुझे माफ कर दीजिएगा मामा जी, कल कॉलेज में मुझे कोई जरूरी काम आ गया था तो हमारा वहां पर जाना जरूरी था। आलिशा भी सबसे बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र बाहर से आते हुए उसके कमांडर इन चीफ और उनके पीछे आ रहे उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड पर जाती है। आलिशा देखती है कि वो सभी अपनी नज़रों को झुकाए हुए वहां से आ रहे थे। इससे पहले कि वो सभी बड़ी रानी को सच बता देते आलिशा ने सबको वहीं पर ही रोकते हुए कहा कि आप जाकर चेंज कर लीजिए, हम उस बारे में बाद में बात करते हैं।
ये कहते हुए ही आलिशा अब अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जब रानी आलिशा ने उन कमांडर और चीफ को ये सब बोला था तो तब बड़ी रानी ने भी यही सोचा था तो कि शायद वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बात करना चाहती होगी, इसलिए बड़ी रानी ने भी उन सब के ऊपर कोई भी शक नहीं हुआ। कुछ देर बाद अब जब आलिशा शावर लेकर आती है तो वो देखती है कि उसके कंधे में अभी भी बहुत ही पेन हो रहा था। जब उसे उस जख्म की याद आती है तो वो पहले यही सोचती है कि उसे पहले एक बार इसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, इसलिए वो पहले अपने मेडिकल रूम में की तरफ चली जाती है। और कुछ देर बाद जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो अब डॉक्टर को वहाँ पर जाकर कहती है, प्लीज़ डॉक्टर एक बार हमारी चोट को भी देख लीजिए, क्योंकि मुझे कल से यहाँ पर बहुत ही पेन हो रहा है। जब डॉक्टर ने आलिशा को चेक किया तो उस चोट को देखकर वो एकदम से हैरान थी कि तभी डॉक्टर ने आलिशा से कहा, रानी साहिबा क्या आप पर किसी ने अटैक किया है? क्योंकि आपके कंधे पर तो बहुत ही गहरी चोट आई हुई है। अब डॉक्टर अपनी बात को कहने के बाद वो कुछ देर तक चुप रहती है, लेकिन जब रानी आलिशा उसको कोई भी जवाब नहीं देती तो डॉक्टर समझ जाती है कि रानी आलिशा सच में उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती। इसलिए डॉक्टर भी अब रानी आलिशा का कोई भी रिएक्शन ना देखकर अब उसके ऊपर वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब रानी आलिशा के जख्म का ट्रीटमेंट करने के बाद अब डॉक्टर कहती है, रानी आलिशा आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अब जब आलिशा ने देखा कि अब उसका कंधे पर पट्टी हो चुकी थी, इसलिए अब रानी आलिशा भी डॉक्टर को थैंक यू बोलकर मेडिकल फ्लोर से निकलकर अब अपने हॉल में आने लगती है। तभी वो देखती है कि बड़ी रानी माँ और उसके भाई किसी बात को लेकर आपस में उन दोनों के बीच में बहस छिड़ी हुई थी। उन दोनों की आवाज़ तेज तेज उसके कानों तक आ रही थी। इससे पहले कि रानी आलिशा उस बहस के टॉपिक को समझ पाती, बड़ी रानी माँ की नज़र आलिशा पर आते हुए पड़ती है, तो इसलिए वो वहाँ पर उस बहस को वहीं पर छोड़कर अपने भाई से कह देती है कि हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। और इतना कहने के बाद बड़ी रानी भी वहाँ से बाहर निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ उसके भाई भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। रानी आलिशा जब हॉल में आती है तो वो देखती है कि उसके कमांडर और चीफ और उसके कुछ सिक्योरिटी गार्ड उन्हीं की तरफ ही देख रहे थे। अब वो समझ जाती है कि अब यहाँ पर हॉल में कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए अब वो यहाँ पर उनसे उस बारे में बात कर सकती है। तब रानी आलिशा उनको इशारा करती है अपनी तरफ बुलाने के लिए। अब रानी आलिशा के इशारे को देखकर वो सब अब रानी आलिशा के पास आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पर अब उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि रानी साहिबा हमें गलती हो गई, हमसे माफ़ कर दीजिए। वो सब जब रानी आलिशा की तरफ आ रहे थे तो उन सब ने ही अपने चेहरों को झुकाया हुआ था, जैसे कल रात के हुए उस हादसे में वो बहुत ही शर्मिंदा हो। रानी आलिशा ने जब उनके चेहरे की तरफ देखा तो उन्हें भी पता चला कि ये सच में कल के इंसिडेंट के लिए बहुत ही शर्मिंदा है। इसलिए रानी आलिशा ने भी कहा कि कल जो कुछ भी हुआ है उसमें शायद किसी की भी कोई भी गलती नहीं थी। हम खुद इस बारे में मिस्टर मारवा से इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल वहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसके वो ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बारे में रानी आलिशा को भी जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर कल ऐसा क्या हुआ था कि सब अपने कंट्रोल से बाहर हो गए थे। कल सब ऐसा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे थे? ये कहते हुए ही अब कविन आलिशा भी अपने कमरे की तरफ चली जाती है और उसके वो कमांडर और चीफ अपने काम में जाकर लग जाते हैं। इधर पेरिस कॉलेज मैनेजमेंट के कैंपस में अब तक एनी और रोहित दोनों ही कैंपस के अंदर आ चुके थे। कैंपस के अंदर आने के बाद अब रोहित एनी को कहता है कि एनी तुम अपार्टमेंट में जाओ। रोहित की इस बात को सुनकर तो एनी भी जवाब देती है, ओके सर। और ये कहते हुए ही एनी अपने अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है और रोहित अपने कैबिन में चला जाता है। यहाँ जॉन भी अब तक अनिका को कॉलेज के सामने लाकर अब अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता है। जब जॉन गाड़ी को रोकता है तो जॉन एनी को कहता है, मैडम हम कॉलेज पहुँच चुके हैं। एनी भी जब देखती है तो वो अपना सिर हाँ में हिला देती है और वो गाड़ी से उतरकर चलने लगती है। अनिका ने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए होंगे तभी उसे पीछे से जॉन की आवाज़ आती है। जॉन कहता है, मैडम क्या मुझे आपको लेने के लिए भी आना होगा? जॉन की बात सुनकर अब अनिका कहती है, नहीं जॉन, आज हम सब यहीं पर ही रहेंगे। अनिका की बात को सुनकर जॉन कहता है, ओके मैडम। और अब वो यहाँ से इतना कहने के बाद अब वो यहाँ से चला जाता है। एनी भी अब जल्दी से स्टाफ रूम में आ जाती है तो फिर तभी उसे याद आता है कि उसे तो आज पुरानी लाइब्रेरी के मेंटेनेंस के लिए जाना है, क्योंकि रोहित ने उसे वो काम सौंप दिया था। अब वो जल्दी से एक रजिस्टर को उठाती है और वो उसे लेकर बेसमेंट की तरफ निकल जाती है। कुछ ही देर में अनिका बेसमेंट में जाती है तो बेसमेंट में जाते हुए रास्ते में उसकी मुलाकात वहाँ पर कामिनी और मनीषा से होती है। कामिनी और मनीषा को एकदम से अपने सामने से आता हुआ देखकर अनिका अपने हाथों की मुठिया बीच लेती है। अनिका का खून
एकदम से खोलने लगता है, क्योंकि कामिनी और मनीषा यहाँ पर जो हरकतें कर रही थी वो अभी तक अनिका से अनजान नहीं थी उनकी हरकतों से। कल रात भी जो कुछ भी हुआ उसके लिए लेकर भी अनिका को उन्हीं पर ही शक था, लेकिन अपने गुस्से को काबू में करते हुए अनिका पुरानी लाइब्रेरी की तरफ उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अनिका यहाँ पर अभी भी कोई मैस क्रिएट करना नहीं चाहती थी। अनिका भी यहाँ पर भी लाइब्रेरी में जिस काम के लिए आई थी अभी उस काम को करने के लिए अभी वो आगे बढ़ जाती है और फिर वो पुरानी लाइब्रेरी के अंदर पहुँच जाती है। अब वो अपना काम यहाँ पर करना शुरू कर देती है। यहाँ अपने कैबिन में इधर दूसरी तरफ बैठा रोहित भी यही सोच रहा था कि आखिर वो बेसमेंट में जाए तो जाए कैसे। फिर तभी उसे भी एकदम से अचानक से याद आता है कि पुरानी कुछ फाइल हैं जिसे बेसमेंट में रखना है। रोहित अब जल्दी से अपने कैबिन में बने सेल्फ से के पास जाता है और वो उन पुरानी फाइल्स को निकालकर सीधा ही बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पेरिस के होटल में बने एक रूम में जब वह अपनी स्क्रीन पर किंग रोहित को उस बेसमेंट की तरफ जाते हुए देखता है तो वो पहली बार पैनिक करते हुए वो यही सोचता है कि आखिर रोहित को कैसे रोका जाए, क्योंकि वहां पर लगे हुए कैमरे के द्वारा किंग रोहित को सीधे ही उस बेसमेंट में जाता हुआ देख पा रहा था और किंग बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि रोहित किसी भी हाल में उस बेसमेंट में जाए और उसे राज को पता चले। उस रूम में जाने से किंग को इस बात का अंदाजा हो गया था कि रोहित जरूर उस सीक्रेट रूम की तरफ ही जाना चाहता है जहां किंग नहीं चाहता था कि रोहित वहां पर जाए। किंग अभी भी यही सोच रहा था कि तभी उसके रूम के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। किंग उसे अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही वो आदमी अंदर आए तो किंग ने उससे कहा, क्या वो रूम खाली हो गया है या वहां पर अभी भी वो सबूत है? किंग की बातों को सुनकर अब उसका वो आदमी कहता है, किंग हमने कोशिश की थी लेकिन आप तो जानते हैं ना कि 24/7 युवराज की नज़र उस बेसमेंट पर ही है। जब से वो वहाँ पर उस कॉलेज के न्यू एचओडी बनकर आए हैं तब तक वहाँ पर किसी का भी जाना नामुमकिन जैसा हो गया है, क्योंकि हमेशा ही वहाँ पर युवराज की नज़र उस बेसमेंट पर ही लगी रहती है। अगर हम में से कोई भी वहां पर जाएगा तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा और आप तो जानते ही हैं ना कि हम उनसे फाइट नहीं कर सकते। वो हमारे युवराज है। ये कहते हुए ही वो आदमी अब अपनी आंखों को नीचे शर्मिंदगी से झुका लेता है। अपने आदमी का ये रिएक्शन देखकर तो किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि लेकिन अपने गुस्से पर काबू करते हुए अब किंग कहता है कि जाओ यहाँ से, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जब तुम्हारे युवराज छोटे थे ना तो मुझे ही उसके कान खींचने चाहिए थे। उसे अब समझ में आ जाता है कि मैं उसका ग्रैंडफादर हूँ, मुझे ही कुछ करना होगा। अब तुम जाओ यहाँ से। किंग की ये बात सुनकर तो उस आदमी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। अभी यही सोच रहा था कि जिस किंग को बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम पैनिक में नहीं डाल सकती थी, उसके युवराज उसे वहाँ यहाँ पर पैनिक कर रहे हैं। जैसे ही किंग ने देखा कि उसका आदमी यहीं खड़ा है और वो मुस्कुरा रहा है तो किंग ने गुस्से से कहा कि जाओ और कुछ सोचो कि अपने युवराज को कैसे रोकोगे। किंग की ये बात सुनकर तो वो आदमी कहता है कि जी किंग, मैं जाता हूँ और सोचता हूँ कि कैसे हम युवराज को वहाँ पर जाने से रोक सकते हैं। वो आदमी अब किंग के रूम से जल्दी से निकल जाता है। यहाँ किंग की नज़र अभी भी उस स्क्रीन पर ही थी कि तभी किंग ने अपनी साइड में रखा हुआ टैबलेट उठाया और फिर उसमें वो कुछ टाइप करने लग गया।